वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की IUPAC नेमिंग। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं पढ़ा है तो मैं यहाँ पर ऊपर जो स्क्रीन के टॉप पे आप देख सकते हैं एक आई बटन है, वहाँ पर एक लिंक दे रहा हूँ पिछले लेक्चर का। उस लेक्चर को आप ज़रूर देखें क्योंकि उस लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया हुआ है कि IUPAC नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बेसिक रूल्स क्या है। अब आज के लेक्चर में हम उन रूल्स को हम किस तरह से डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर अप्लाई करते हैं ये सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो हम कैटेगरी यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। व्हाट आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स? जैसे आप सब जानते हैं हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन एटम्स के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट हों, दे आर कॉल्ड एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो यहाँ पर हम उन कंपाउंड्स की नेमिंग कैसे की जाती है तो वो डिस्कस करेंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनको हम यूजुअली अल्केन्स कहते हैं, उनमें सबसे पहला जो रूल है जब नेमिंग हम स्टार्ट करेंगे उससे पहले जो हमने कुछ चीज़ें करनी है वो क्या है, सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसको हम पेरेंट चेन का नाम भी देते हैं। सो द फर्स्ट रूल इज टू सिलेक्ट द पेरेंट चेन और प्रिंसिपल चेन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये पेरेंट चेन या प्रिंसिपल चेन क्या है? दिस इज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम्स। So, the longest and continuous chain of carbon atoms is called as parent chain. एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में पेरेंट चेन के अलावा भी कुछ कार्बन हो सकते हैं या कुछ ग्रुप्स हो सकते हैं। दोज एटम्स और ग्रुप्स आर कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूएंट्स और साइड चेन्स। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर मैंने दो एग्जांपल्स दी हुई है, इनमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि इनमें लॉन्गेस्ट चेन क्या है। तो ये जो पहला केस है इसमें आप देखो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, लेकिन इनमें से जो सबसे लंबी चेन है या वो चेन जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन एटम्स है वो कुछ इस तरह से है। ये है सबसे लंबी चेन। इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं आप काउंट कर सकते हैं। देयर आर 8 कार्बन एटम्स इन दिस चेन। सो दिस चेन हैविंग 8 कार्बन एटम्स इज सिलेक्टेड एज द पेरेंट चेन। और इसके अलावा आप देख सकते हैं देयर इज ए CH3 ग्रुप, देयर इज अनदर ग्रुप CH2 CH3 जिसको हम कंबाइन करके कहें तो C2H5 बनता है। दीज टू ग्रुप्स आर रिगार्डेड एज द साइड चेन्स और सब्स्टिट्यूएंट्स। तो इस तरह से अपनी पेरेंट चेन सेलेक्ट कर ली। दूसरा जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कंपाउंड, इसमें आप देखो इसमें भी आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कार्बन जिस चेन में है वो कुछ इस तरह से बनती है। इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं 8। और ये CH3 और ये C2H5 ये क्या है? दीज आर द साइड चेन्स और सब्स्टिट्यूएंट्स। सो इन दिस वे यू हैव टू सी द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम्स और उसका हमने क्या मानना है? पेरेंट चेन मानना है। अब कुछ केसेस में आप क्या देखेंगे कि एक ही कंपाउंड में आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होंगी, मतलब डिफरेंट टाइप की चेन्स होंगी जिनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बराबर होंगे। जैसे इस कंपाउंड में आप देखो, ये मैंने एक ही कंपाउंड यहाँ पर 2 बार लिखा हुआ है, ये सिमिलर कंपाउंड्स हैं। आप देखो अगर मैं इस चेन को देखूं, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 6। और अगर मैं इस चेन को सिलेक्ट करता हूं तो इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेम है, मतलब 6 कार्बन एटम्स है। ये दोनों चेन्स आप देख सकते हैं डिफरेंट है, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन एटम दोनों में मैक्सिमम है, मतलब लॉन्गेस्ट चेन ये दोनों है। लेकिन दोनों में से हमने सिर्फ एक ही को एज पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है। अब ऐसे केस में जहां पर लॉन्गेस्ट चेन एक से ज़्यादा हो तो वहां पर पेरेंट चेन किसको माना जाएगा? इसमें रूल है कि जिस चेन में ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हों, मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पर अटैच्ड हों विद द पेरेंट चेन, दैट चेन इज रिगार्डेड एज द पेरेंट चेन। जैसे पहले केस में आप देखो इस पेरेंट चेन के साथ अगर मैं इसको पेरेंट चेन मानता हूँ तो इसके साथ कितने सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड हैं? सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है। लेकिन अगर मैं इस दूसरे वाले को पेरेंट चेन मानूं तो कितने सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड हैं? आप देख सकते हैं देयर आर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड विद दिस। तो इस रूल के मुताबिक ये जो दूसरी चेन मैंने सेलेक्ट की है दिस विल बी रिगार्डेड एज द पेरेंट चेन, मतलब ये सही पेरेंट चेन है और ये सही पेरेंट चेन नहीं है। सो दीज आर द रूल्स फॉर सिलेक्टिंग द पेरेंट चेन।
एक बार हमने पैरेंट चेन सेलेक्ट कर लिया, अब दूसरा रूल क्या आता है, हमने उस पैरेंट चेन के कार्बन एटम्स की नंबरिंग करनी है। नंबरिंग दोनों एंड से हो सकती है, मतलब जैसे अगर मैं यहाँ पर इस केस में देखूं, ये चेन है, ये दोनों भी सेम कंपाउंड्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं। इनमें नंबरिंग हम लेफ्ट से राइट की तरफ भी कर सकते हैं, जैसे इस तरह से भी नंबरिंग हो सकती है, और इस तरह से भी नंबरिंग हो सकती है। अब इन दोनों में से सही नंबरिंग क्या है वो हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। अब ये लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल क्या है, इसमें हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या है, मतलब एक सब्स्टिट्यूएंट पैरेंट चेन के किस कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है। द पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट ऑन द पैरेंट चेन इज कॉल्ड एज द लोकेंट पोजीशन। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, जैसे जो पहला केस है इसमें अगर मैं देखता हूँ कि जो 3 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, 3 CH3 ग्रुप्स हैं, उनकी पोजीशन क्या है पैरेंट चेन के ऊपर, आप देख सकते हैं 2, 4 और 5। और अगर मैं नंबरिंग दूसरी तरह से करता हूँ, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ नंबरिंग करता हूँ, तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या आ रही है, सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन आ रही है 2, 3 और 5। ये जो 2, 4, 5 मैंने लिखा और यहाँ पर मैंने 2, 3, 5 लिखा, इसी को हम कहते हैं सेट ऑफ लोकेट्स। तो आप इन दोनों को कंपेयर करके देख सकते हैं कि लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेट्स क्या है। तो कंपैरिजन कैसे करेंगे, 1 बाय 1 कंपेयर करेंगे। पहले यहाँ पर देखेंगे कि पहला जो लोकेट पोजीशन है वो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है। अगर दोनों सेम है तो फिर हम दूसरे को कंपेयर करेंगे। यहाँ पर दूसरी लोकेट क्या है पोजीशन, ये 4 है, और यहाँ पर क्या है, दूसरी लोकेट पोजीशन है 3। तो आप देख सकते हैं द लोअर वैल्यू इज 3, इसका मतलब 2, 3, 5 इज द लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेट्स। इसका मतलब है कि हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, हम नंबरिंग करेंगे राइट से लेफ्ट की तरफ। सो दिस इज द राइट वे ऑफ नंबरिंग ऑफ द पैरेंट चेन, और ये जो है दिस इज द रॉन्ग वे टू नंबर द पैरेंट चेन। तो इस तरह से हमने डिसाइड कर लिया कि पैरेंट चेन की नंबरिंग कहाँ से होगी। अब अगला रूल आप देखें, और यह है अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉर द साइड चेन। अब देखें, जब हमने नाम लिखना है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम आप जानते हैं ये किस पार्ट में आता है, जैसे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, ये आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स में। सब्स्टिट्यूएंट का नाम सेकेंडरी प्रीफिक्स में आता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपाउंड में पैरेंट चेन क्या है, ये है लॉन्गेस्ट चेन। और नंबरिंग कहाँ से होगी, अगर हम ये लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेट रूल अप्लाई करें तो नंबरिंग कहाँ से हो रही है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हो रही है, इस तरह से। दिस इज द नंबरिंग ऑफ द पैरेंट चेन। और सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास क्या है, एक CH3 है मतलब मिथाइल है, और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है इथाइल। तो नंबरिंग किस तरह से होगी, नंबरिंग तो आ गई। अब हम नेमिंग कैसे करेंगे, नेमिंग में हमारे पास सेकेंडरी प्रीफिक्स दो हैं, एक मिथाइल है और दूसरा जो सब्स्टिट्यूएंट है वो है इथाइल। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमने देखना है, मतलब अल्फाबेटिकली आप देख सकते हैं इथाइल पहले आता है और मिथाइल बाद में आता है, क्योंकि ई अल्फ़ाबेट पहले आता है और एम बाद में आता है। तो जिस वक्त हम इस कंपाउंड की नेमिंग करेंगे तो नेमिंग में हमने इथाइल को पहले लिखना है और मिथाइल को उसके बाद लिखना है। सो इफ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड टू द पैरेंट चेन, दे आर नेम्ड इन देयर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर लोकेट पोजीशन। आप देखो यहाँ पर लोकेट पोजीशन के हिसाब से अगर हम देखें, मिथाइल की लोकेट पोजीशन है 2 और इथाइल की लोकेट पोजीशन है 3, लेकिन नेमिंग अकॉर्डिंग टू लोकेट पोजीशन नहीं होगी, बल्कि नेमिंग कैसे होगी, अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब अगला रूल क्या है, नेमिंग द डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स एट इक्विवेलेंट पोजीशंस। अगर एक पैरेंट चेन में
एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, जैसे इस केस में आप देखिए, ये जो पहला केस मैंने यहाँ पर लिया है, इसमें आप देखिए पैरेंट चेन सेलेक्ट करना तो आसान है। यहाँ पर ये जो स्ट्रेट चेन है यही सबसे लंबी चेन है, यही पैरेंट चेन है। अब इसकी नंबरिंग में आप देखिए, अगर मैं लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेट्स रूल अप्लाई करता हूँ, इन केस मैं लेफ्ट से राइट की तरफ नंबरिंग करता हूँ, तो सेट ऑफ लोकेट्स क्या आ रहा है आप गिन कर देख सकते हैं कि ये जो मिथाइल ग्रुप है इसकी पोजीशन क्या आ रही है, इसकी पोजीशन आ रही है 3, और जो इथाइल ग्रुप है एज सब्स्टिट्यूएंट उसकी पोजीशन क्या आ रही है, ये 4 आ रही है। ये अगर हम नंबरिंग कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेकिन अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ नंबरिंग करते हैं तो क्या सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या आ रही है, आप देख सकते हैं इथाइल ग्रुप की पोजीशन आ रही है 3 और मिथाइल ग्रुप की पोजीशन आ रही है 4। तो आप देख सकते हैं कि जो सेट ऑफ लोकेंट्स है वो दोनों केसेस में सेम है, दोनों केसेस में 3 4 है। लेकिन अगर हम केयरफुली ऑब्जर्व करें तो अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ नंबरिंग करते हैं तो जो लोवेस्ट नंबर है मतलब 3, ये इस पोजीशन पर कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, इस पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप आ रहा है। और अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ नंबरिंग करते हैं तो जो लोवेस्ट पोजीशन 3 है वहाँ पर कौन सा सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, वहाँ पर इथाइल ग्रुप आ रहा है। इसका मतलब है कि ऑल्दो यहाँ पर सेट ऑफ लोकेंट दिखने में सेम है लेकिन ये सेम नहीं है, क्योंकि जो लोवेस्ट पोजीशन पे मतलब 3 पोजीशन पे जो सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं, एक तरफ से मिथाइल आ रहा है, दूसरी तरफ से इथाइल आ रहा है। तो ऐसे केस में रूल ये है कि आपने लोवेस्ट नंबर उसको देना है, मतलब आपने नंबरिंग इस तरह से करनी है कि जो लोवेस्ट नंबर हो, मतलब 3 जो है वो उस सब्स्टिट्यूएंट को मिलना चाहिए जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। तो आपको पता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले क्या आता है, पहले इथाइल आता है। इसका मतलब है हम उस साइड से नंबरिंग करेंगे जिस साइड से इथाइल ग्रुप को लोवेस्ट पोजीशन मिलेगी, और वो नंबरिंग कहाँ से होगी, वो नंबरिंग होगी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। सो जो सही नंबरिंग यहाँ पर होगी वो इस तरह से होगी, from right to left 1 2 3 4 5 and 6। ओके, तो इसी तरह से ये जो सेकंड एग्जांपल मैंने लिखी है इसमें भी आप देखो पैरेंट चेन ये है आपके सामने लॉन्गेस्ट चेन। इसमें भी आपके पास 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, एक मिथाइल है और दूसरा इथाइल है। और अगर हम इसमें भी दोनों नंबरिंग्स को एनालाइज करें, अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ नंबरिंग करते हैं तो क्या पोजीशन आ रही है, पोजीशन आ रही है 3 और 5। और अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ नंबरिंग कर रहे हैं तो पोजीशन क्या आ रही है, पोजीशन आ रही है अगेन 3 and 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सेट ऑफ लोकेट तो सेम है, लेकिन अगर आप देखें तो एक तरफ से मिथाइल को लोवेस्ट नंबर मिल रहा है, दूसरी तरफ से इथाइल को लोवेस्ट नंबर मिल रहा है। तो अभी जो हमने रूल डिस्कस किया, किसको लोवेस्ट नंबर हमने देना है, हम इस केस में फिर से इथाइल को ही लोवेस्ट नंबर देंगे क्योंकि इथाइल ग्रुप अल्फाबेटिकली पहले आता है। सो अगेन द नंबरिंग विल टेक प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन दिस वे। So this is the proper way for numbering of the parent chain। लेकिन ये तब होगा, ये जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर की हमने बात की, ये तब अप्लाई होगा when the set of locants comes out to be the same from either sides। अगर सेट ऑफ लोकेंट दो साइड से सेम नहीं आ रहा है तो उस केस में हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर को कंसिडर नहीं करना है, वहां पर हमने सिंपली जो लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट है उसको कंसिडर करना है। अब ये जो एग्जांपल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हम इनमें देखेंगे कि नाम कैसे दिया जाता है। तो चलो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो नंबरिंग थी वो नंबरिंग सही कौन सी थी, ये राइट टू लेफ्ट। अब हम इसमें नाम लिखने की कोशिश करेंगे। अब नेमिंग के रूल्स में आप पढ़ चुके हैं कि सबसे पहला जो पार्ट आता है नेमिंग वो कौन सा आता है, वो आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स।
सेकेंडरी प्रीफिक्स के बाद क्या आता है? उसके बाद आता है प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स के बाद आता है वर्ड रूट, और वर्ड रूट के बाद आता है प्राइमरी सुफिक्स, और सबसे आखिर पे आता है सेकेंडरी सुफिक्स। तो अब हम जब भी नाम लिखेंगे तो नाम लिखते वक्त हम ध्यान रखेंगे कि ये सारे कंपोनेंट्स हमने चेक करने हैं, कौन कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट है, कौन सा कंपोनेंट एब्सेंट है, और उनको हमें एक सीक्वेंस में ही हमेशा लिखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आप देख सकते हैं, सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो इस कंपाउंड में सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है? सेकेंडरी प्रीफिक्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पर कितने सब्स्टिट्यूएंट्स हैं? आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 मिथाइल ग्रुप्स हैं। मतलब यहाँ पर मिथाइल ग्रुप्स का हमने नाम देना है, लेकिन चूंकि 3 मिथाइल ग्रुप्स है तो क्या नाम आएगा? ट्राई मिथाइल। लेकिन उससे पहले उनकी पोजीशन को भी हमने मेंशन करना है, और उनकी पोजीशन क्या है? पोजीशन है 2, 3 और 5। तो हम ऐसे स्टार्ट करेंगे 2, 3, 5, और उसके बाद हम लिखेंगे ट्राई मिथाइल। 2, 3, 5 ट्राई मिथाइल, ये आ गया हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स, मतलब नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स अलोंग विद देयर पोजीशंस। उसके बाद क्या है? उसके बाद आता है प्राइमरी प्रीफिक्स। अब जैसे पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था, प्राइमरी प्रीफिक्स यूज होता है सिर्फ तब जब पेरेंट चेन साइक्लिक हो, लेकिन यहाँ पर पेरेंट चेन साइक्लिक नहीं है तो यहाँ पर प्राइमरी प्रीफिक्स का इस्तेमाल नहीं होगा। इसके बाद आता है वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या है? वर्ड रूट रिप्रेजेंट करता है पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम्स हैं। तो इस कंपाउंड में आप देख सकते हैं पेरेंट चेन में 6 कार्बन एटम्स हैं। तो 6 कार्बन एटम्स के लिए वर्ड रूट क्या था? वर्ड रूट था हेक्स। उसके बाद है प्राइमरी सुफिक्स। प्राइमरी सुफिक्स रिप्रेजेंट करता है कि पेरेंट चेन में कार्बन एटम्स के बीच में लिंकेज कैसी है, सिंगल बॉन्ड्स है कि या फिर बीच में कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स है, तो यहाँ पर प्राइमरी सुफिक्स क्या लगेगा? प्राइमरी सुफिक्स लगेगा एन। उसके बाद आता है सेकेंडरी सुफिक्स। सेकेंडरी सुफिक्स रिप्रेजेंट करता है द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, लेकिन फंक्शनल ग्रुप चूंकि इस कंपाउंड में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर सेकेंडरी सुफिक्स भी नहीं होगा। तो इस कंपाउंड का जो नाम होगा वो होगा 2, 3, 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। इस तरह से हमने इस कंपाउंड का नाम कंप्लीट किया अकॉर्डिंग टू द रूल्स गिवन बाय IUPAC। अब इस कंपाउंड में आप देखिए, जिसमें हमने पेरेंट चेन और नंबरिंग ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, इसमें हमने क्या करना है? नेमिंग कैसे स्टार्ट करना है? अगेन विद द सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब सेकेंडरी प्रीफिक्स में आपको पता है यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, दोनों डिफरेंट हैं। तो पहले किसका नाम आएगा? पहले आएगा जो अल्फाबेटिकली पहले आता है, मतलब पहले इथाइल का नाम आएगा और साथ में उसकी पोजीशन। तो ये बन जाएगा 3 इथाइल। उसके बाद आएगा नेम ऑफ द अदर सब्स्टिट्यूएंट दैट इज मिथाइल, और उसकी पोजीशन क्या है? उसकी पोजीशन है 2, तो ये बन जाएगा 2 मिथाइल। सो 3 इथाइल, 2 मिथाइल, दिस इज द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स इन दिस कंपाउंड, मतलब ये सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया। इसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स आपको पता है एब्सेंट है क्योंकि ये साइक्लिक नहीं है। फिर वर्ड रूट, वर्ड रूट क्या आएगा? यस, ये हेक्स होगा क्योंकि 6 कार्बन एटम्स है पेरेंट चेन में। उसके बाद प्राइमरी सुफिक्स क्या होगा? प्राइमरी सुफिक्स होगा एन, क्योंकि सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स है। और सेकेंडरी सुफिक्स एब्सेंट है, मतलब सेकेंडरी सुफिक्स खाली रहेगा, तो नाम क्या बन गया? 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। तो ये बन गया इस कंपाउंड का IUPAC नेम। अब इन 2 कंपाउंड्स में हम देखेंगे कि हम नेमिंग कैसे करेंगे। तो पहले फर्स्ट कंपाउंड का आप देखिए, इसमें हम ऑलरेडी पेरेंट चेन और नंबरिंग वाला पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम इसमें नेम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले फिर से आप देखिए सेकेंडरी प्रीफिक्स,
सेकेंडरी प्रीफिक्स में आपके पास दो हैं, एक इथाइल है और दूसरा मिथाइल है। तो अल्फ़ाबेटिकली हम चलेंगे। हम पहले क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे इथाइल और उसकी पोजीशन क्या है, उसकी पोजीशन है 3। तो ये बन गया 3 इथाइल। उसके बाद आ गया मिथाइल और मिथाइल की पोजीशन क्या है, मिथाइल की पोजीशन आप देख सकते हैं ये 4 है, तो ये आ जाएगा 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। सेकेंडरी प्रीफिक्स कंप्लीट हो गया। प्राइमरी प्रीफिक्स एब्सेंट है, अब क्या होगा, वर्ड रूट है हेग्स और प्राइमरी सुफिक्स है एन और सेकेंडरी सुफिक्स जो कि फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है वो एब्सेंट है। तो इस कंपाउंड का नाम बन गया 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। इसी तरह से ये जो दूसरा कंपाउंड है इसमें भी हम नेमिंग करेंगे। सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, एक हमारे पास इथाइल है और दूसरा हमारे पास मिथाइल है। और हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगे। पहले इथाइल का नाम, इथाइल की पोजीशन है 3 और मिथाइल की पोजीशन है 5। तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 3 इथाइल 5 मिथाइल और उसके बाद सेकेंडरी प्रीफिक्स तो हो गया। उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स एब्सेंट है, वर्ड रूट। यहाँ पर चूंकि पैरेंट चेन में 7 कार्बन है तो वर्ड रूट यहाँ पर आ जाएगा हेप्ट और उसके बाद प्राइमरी सुफिक्स आ जाएगा एन, क्योंकि सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स है कार्बन एटम्स के बीच, तो एन आ गया। और सेकेंडरी सुफिक्स जैसा कि आप जानते हैं एब्सेंट है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो ये क्या नाम बना, ये बना 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। अब देखिए नेमिंग ऑफ द कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। अब ये कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होते हैं जिसमें सब्स्टिट्यूएंट के अंदर फर्दर कुछ साइड चेन्स या फर्दर कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड होते हैं। मतलब इसमें जो एल्काइल ग्रुप्स हैं वो फर्दर सब्स्टिट्यूटेड है। जैसे आप इस पहले केस में देखिए, इस पहले केस में अगर आप देखेंगे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन या पेरेंट चेन अगर आपने सेलेक्ट करनी है तो वो तो ये बन गई, दिस इज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन और पेरेंट चेन। और इसमें आप सब्स्टिट्यूएंट को गौर से देखो, ये सब्स्टिट्यूएंट एक सिंपल सब्स्टिट्यूएंट नहीं है बल्कि इसमें फर्दर सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो ये एक कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बन गया। सो दिस इज ए कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब एक कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम हमने कैसे देना है, देखिए आप जानते हैं पहले तो हमने पेरेंट चेन की नंबरिंग करनी है। पेरेंट चेन की नंबरिंग के लिए हम देखेंगे कि लेफ्ट साइड से राइट की तरफ अगर चलते हैं या राइट से अगर हम लेफ्ट की तरफ चलते हैं तो क्या पोजीशन आ रही है। यहाँ पर आप देखो, अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या आ रही है, ये पोजीशन आ रही है 4। और अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हैं अगेन द पोजीशन इज 4 और एक ही सब्स्टिट्यूएंट है। इसका मतलब इस केस में आप नंबरिंग दोनों में से किसी भी एंड से कर सकते हैं। तो लेट अस सपोज हमने नंबरिंग लेफ्ट साइड से कर ली, तो ये नंबरिंग इस तरह से आ गई। अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर है, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे आएगा, हमने इसमें भी नंबरिंग करनी है। और नंबरिंग कहाँ से होगी, नंबरिंग उस कार्बन से स्टार्ट होगी जो कार्बन पेरेंट चेन के साथ अटैच्ड है। मतलब ये कार्बन, ये जो सेंटर में कार्बन है, दिस इज अटैच्ड विद द पेरेंट चेन, इट इज गिवन एज नंबर 1। ये नंबर 1, ये किसकी नंबरिंग कर रहे हैं हम, ये एक सब्स्टिट्यूएंट के जो कार्बन एटम्स है उनकी नंबरिंग हम कर रहे हैं। तो इसको मिल गया नंबर 1। और वहाँ से अब आप देखो लॉन्गेस्ट चेन कहाँ की तरफ बन रही है। 1 से आप किसी भी साइड चलो, जैसे मान लो यहाँ की तरफ मैं चलता हूँ, इसको मिलेगा नंबर 2। यही सबसे लंबी चेन है सब्स्टिट्यूएंट के अंदर। तो ये सब्स्टिट्यूएंट की मेन चेन बन गई इन 2 कार्बन एटम्स की। और ये जो बाकी के 2 CH3 ग्रुप्स हैं ये सब्स्टिट्यूएंट के सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, मैं कहूँगा सब्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। अब इसका नाम कैसे देना है, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम सिर्फ अभी हम लिखेंगे, इसका नाम हमने इस तरह से देना है 1 1 डाइमिथाइल इथाइल। गौर से देखो 1 1 डाइमिथाइल, इसका मतलब ये जो सब्स्टिट्यूएंट का कार्बन नंबर 1 है इसके साथ 2 मिथाइल जुड़े हैं। और फिर उसके बाद हमने क्या लिखा, उसके बाद हमने इथाइल लिखा, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट की जो मेन चेन है, सब्स्टिट्यूएंट की मेन चेन में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, इसलिए उसका नाम हमने लिखा इथाइल। इस तरह से
जो पूरा नाम है इस सब्स्टिट्यूएंट का वो क्या बन गया, 1,1-डाइमिथाइल इथाइल। ये नाम हो गया सब्स्टिट्यूएंट का, मतलब ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है इस केस में। अब हम इस कंपाउंड का पूरा नाम लिखने की कोशिश करेंगे। अब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स से स्टार्ट करेंगे। सेकेंडरी प्रीफिक्स का नाम तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1,1-डाइमिथाइल इथाइल, लेकिन उसकी पोजीशन पैरेंट चेन के ऊपर क्या है, वो है 4। तो हम ऐसे स्टार्ट करेंगे, हम लिखेंगे 4 और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट का नाम। रिमेंबर, कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। ये बन जाएगा 4, फिर ब्रैकेट के अंदर 1,1-डाइमिथाइल इथाइल, ब्रैकेट क्लोज कर दी, मतलब सब्स्टिट्यूएंट, कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम जो बाकी के पार्ट्स आते हैं, मतलब सेकेंडरी प्रीफिक्स के बाद क्या आता है, प्राइमरी प्रीफिक्स, वो तो यहाँ पर एब्सेंट है। उसके बाद वर्ड रूट, वर्ड रूट क्या होगा, ये होगा हेप्ट। उसके बाद प्राइमरी सुफिक्स होगा एन, और सेकेंडरी सुफिक्स एब्सेंट है चूंकि कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो इस तरह से इस कंपाउंड का नाम क्या बन गया, ये बन गया 4,1,1-डाइमिथाइल इथाइल हेप्टेन। सिमिलरली ये जो दूसरा कंपाउंड यहाँ पर मैंने लिखा है, इसमें भी एक कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। इसमें भी हम नेमिंग देखेंगे कैसे होगी। सबसे पहले पैरेंट चेन क्या होगी, पैरेंट चेन इस तरह से है। इस पैरेंट चेन में कितने कार्बन हैं, इसमें टोटल 9 कार्बन एटम्स हैं, और ये हमारा कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है इस केस में। अब पहले पैरेंट चेन की नंबरिंग हम करते हैं। पैरेंट चेन की नंबरिंग अगर हम लेफ्ट साइड से करते हैं तो लोकेंट पोजीशन क्या आ रहा है, लेफ्ट साइड से नंबरिंग करने पर 5 आ रहा है, और अगर हम राइट साइड से नंबरिंग करते हैं तब भी 5 ही आ रहा है। इसका मतलब आप पैरेंट चेन की नंबरिंग किसी भी साइड से कर सकते हैं। इसके बाद हम पहले देखेंगे इस कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है। कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में जैसे आपने देखा, हमने एक मेन चेन लेनी है कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की, और उसके बाद उसका एक सब्स्टिट्यूएंट भी कंसिडर करना है। तो मेन चेन कहाँ से स्टार्ट होगी, ये होगी इस कार्बन से स्टार्ट, जो कार्बन पैरेंट चेन के साथ अटैच्ड है। ये कार्बन नंबर 1 आ गया, फिर कार्बन नंबर 2 और 3, चूंकि यहाँ से ज़्यादा कार्बन थे, और ये जो CH3 ग्रुप होगा ये होगा सब्स्टिट्यूएंट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। अब बताइए मुझे इसका नाम क्या बनेगा सब्स्टिट्यूएंट का, इसका नाम बनेगा 1-मिथाइल प्रोपाइल। So this is the name of this complex substituent 1-मिथाइल प्रोपाइल। प्रोपाइल इसलिए क्योंकि इसकी जो मेन चेन थी सब्स्टिट्यूएंट की उसमें 3 कार्बन थे, तो प्रोपाइल आ गया, और साथ में पोजीशन नंबर 1 पे एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा था, तो ये नाम बन गया 1-मिथाइल प्रोपाइल। अब इस कंपाउंड का ओवरऑल नाम हम क्या लिखेंगे, हम ऐसे करेंगे, हम देखेंगे पैरेंट चेन के 5 पोजीशन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट है, तो 5, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हम कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं 5,1-मिथाइल प्रोपाइल, और उसके बाद हम, ये हो गया सेकेंडरी प्रीफिक्स। उसके बाद हम प्राइमरी प्रीफिक्स देखेंगे, वो एब्सेंट है। वर्ड रूट क्या आ जाएगा यहाँ पर वर्ड रूट होगा नॉन, NON। उसके बाद प्राइमरी सुफिक्स क्या होगा, प्राइमरी सुफिक्स होगा एन, और सेकेंडरी सुफिक्स एब्सेंट है, तो ये नाम बन गया 5,1-मिथाइल प्रोपाइल नोनेन। सो दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स को आप सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद इसके आंसर्स भी मैं यहाँ पर लिखूंगा, वो आंसर्स आप लोग चेक कर सकते हैं। पहले इस वीडियो को आप पॉज करें और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, उसके बाद मैं आपको इनके आंसर्स बताऊंगा। तो इन कंपाउंड्स के नाम अब आप नोट कर सकते हैं। जो पहला कंपाउंड था इसमें